जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल हमने जो सेशन स्टार्ट करा था जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे, ग्रामर वोकैबुलरी मिक्स, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी क्योंकि इस सेशन में मैंने ग्रामर के इम्पॉर्टेंट रूल्स, सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिनके मैक्सिमम चांस रहते हैं क्वेश्चंस आने के, वो कवर करे हैं और वोकैबुलरी पोर्शन भी कवर करा है। तो एंटायर सेशन ये 50 क्वेश्चंस का सेशन है एक्चुअली। तो इस पूरे सेशन में आपकी मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी, ग्रामर की भी और वोकैबुलरी की भी, द इम्पॉर्टेंट वंस। नाउ quickly let us continue with the next question. Now the elephant stamped and tore dash the streets, basically phrasal verb होता है tear down, तो इसका करेक्ट आंसर होगा tear down। टेयर डाउन का मतलब होता है जैसे आप कहीं तबाही मचा देते हो। अब ऑब्वियसली एलिफेंट ने टेयर का मतलब नॉर्मली होता है फाड़ना, जैसे पेपर को टेयर करते हैं, हम फाड़ते हैं, बट ऑब्वियसली इसका ये मीनिंग नहीं निकलता कि एलिफेंट ने पूरा का पूरा शहर या स्ट्रीट्स को फाड़ दिया, ऑब्वियसली नॉट। तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा? टेयर डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे इडियम्स और फ्रेजेस ये होते हैं सिमिलरली। सो टेयर डाउन का मतलब होता है जब हम कंप्लीटली तबाही मचा देते हैं, डिस्ट्रक्शन, बेसिकली इसका मीनिंग हो गया है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय कर देना या डिस्ट्रक्शन। सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी डेल्टा। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I'll just zoom it for you. Dash man, ये articles का important question है। Dash man standing in that corner is a policeman in plain clothes. It should be in plain clothes. Now आर्टिकल का एक रूल है कि अगर हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन डेफिनेट होता है तो हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? हम द आर्टिकल लगाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा द, बिकॉज सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले नॉर्मली ए और एन लगता है, बट वही सिंगुलर कॉमन नाउन अगर हमारा स्पेसिफिक या डेफिनेट हो जाता है तब हम आर्टिकल द लगाते हैं। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है मैन स्टैंडिंग इन दैट कॉर्नर। इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि हम स्पेसिफिकली एक ही पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा आर्टिकल द होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकते हैं फिलिप्स में। नेक्स्ट, with the amount of conflicts in the world, a third world war is dash। अगेन अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। देखिए पहले वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं। एमिनेट का मतलब होता है बेसिकली, जस्ट अ मिनट लेट मी सेट इट फर्स्ट। ओके, एमिनेट का मतलब होता है बेसिकली टू प्रोड्यूस, जब आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, प्रस्तुत करते हो। और एमिनेंट का मतलब होता है, जो ब्रावो ऑप्शन है, इसका मतलब होता है फ्लोइंग, जब कोई चीज आगे की तरफ बहती है, फ्लोइंग फोर्थ। इमिनेंट का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच इज सडन, जो पता है कि होकर ही रहेगा, आप उस काम को अवॉइड या टाल नहीं सकते, व्हिच इज ought to happen और which is sudden, basically जो होकर ही रहेगा, anything which is ought to happen। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो डेल्टा होगा। with the amount of conflicts in the world, a third world war is imminent, मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर ही रहेगी। जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, भेदभाव पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, उसके हिसाब से थर्ड वर्ल्ड वॉर इज ऑब्वियस, ought to happen। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा imminent। सो आई रिपीट, eminate का मतलब हो गया कोई चीज प्रोड्यूस करना, वर्ब्स हैं। eminent का मतलब हो गया फ्लोइंग, जैसे कोई चीज बहती है। और imminent का मतलब हो गया anything which is ought to happen। और eminent वर्ड रह गया। eminent पर्सनालिटी होता है, eminent होता है इम्पोर्टेंट। कोई भी हमारी कंट्री की, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक है, हमारी कंट्री की, तो हम बोलेंगे ही इज एन एमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ आवर कंट्री। ओके, नेक्स्ट वन, द ट्रेडिशनल वे ऑफ सेइंग दैट यू फील फाइन इज टू से दैट यू आर ऑल राइट, यू आर ऑल करेक्ट, यू आर ऑल गुड या यू आर ऑल राइट। अब देखिए यहाँ पर ऑल गुड मीन्स सब बढ़िया, ऑल गुड हम बोलते हैं हाउ इज एवरीथिंग एट योर एंड, ऑल गुड, सब चीजें ठीक हैं। ऑल करेक्ट, करेक्ट यूज होता है क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ऑल योर आंसर्स आर
करेक्ट, ऑल करेक्ट। तो बेसिकली ये दो तो इसलिए रेलेवेंट है नहीं, ऑल राइट एंड ऑल राइट। अब दोनों ऑल राइट में देखिए डिफरेंस है, एक में ए एल है, एक में ए डबल एल है और ज्वाइन हुआ है। डिफरेंस ये है, अगर हम बोलते हैं जैसे ये सेंटेंस है, द ट्रेडिशनल वे ऑफ सेइंग दैट यू फील फाइन इज टू से दैट यू आर ऑल राइट, मतलब बिल्कुल अच्छे हो आप, यू आर फीलिंग फाइन। तो ये वाला ऑल राइट यूज होता है जब हमें बताना होता है दैट यस वी आर फाइन, वी आर इन गुड हेल्थ, वी आर इन गुड शेप एंड वी आर फाइन। तो अब हम यूज करते हैं ए डबल एल आर आई जी एच टी। और ये ऑल राइट का अलग यूसेज होता है। ऑल राइट बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, लाइक आई कैन से ऑल राइट सो यू कैन गो देयर। अगर आपने उससे कोई परमिशन मांगे, मैम मे आई गो आउटसाइड, सो आई कैन से ऑल राइट यू कैन गो आउटसाइड। तो वहां पर हम ए एल आर आई जी एच टी यूज करते हैं। ए डबल एल आर आई जी एच टी का मतलब होता है सब सही है, क्योंकि ए एल एल का मतलब होता है सब। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द आर्मी हैज बीन डैश टू बी रेडी टू कंट्रोल द फ्लड। अब आर्मी को वॉर्न तो करा नहीं जाएगा, आर्मी की तो ड्यूटी है राइट, आर्मी को वॉर्न नहीं करा जाएगा। अवेकन मतलब जगाना उठाना और वांटेड मतलब चाहना। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो अलर्टेड होगा। आर्मी को अलर्ट करा गया, पहले से आप कह सकते हो उनको एक चेतावनी दे दी गई थी कि फ्लड आना है, तो उनको बिल्कुल रेडी रहना चाहे। सो इसलिए अलर्ट, अलर्टेड वर्ड यहाँ अप्रोप्रिएट होगा जब हम किसी काम के लिए रेडी हैं और हमें पहले से ही आगाह करा जाता है कि होने वाला है, तो अपने आप को पूरा प्रिपेयर रखो, दैट इज अलर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द relation between the Indian PM and the US president is perfectly dash। देखिए perfectly के बाद excellent word नहीं आएगा। excellent itself is you can assume like a super acting as a superlative degree, so perfect and excellent is almost same, so perfect के साथ excellent नहीं आएगा। perfectly smooth, perfectly informed, informed मतलब जब हम किसी को किसी चीज की सूचना देते हैं, तो रिलेशनशिप और इंफॉर्मेशन डज नॉट मेक सेंस, तो ये गलत है, ये गलत है। अब बचते हैं स्मूथ या कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, हार्मनी, बेसिकली जब एक रिलेशन में हार्मनी होती है। Okay, there is peace and love and a proper understanding, that is a cordial relationship। तो relationship के लिए the best suited word is always cordial for a good relationship। तो यहाँ पर हमारा correct answer हो गया cordial। perfectly smooth again does not make any sense here। next question, okay, now this is grammar based question, adverb का question हो गया, again important question है। यहाँ पर मैंने क्या करने की कोशिश करी है, मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में जिस्ट में करके लाइक ब्रीफ में आपको इंपॉर्टेंट पोर्शन सारा ऑलमोस्ट मैक्सिमम कवर करा है। अब ये जब हम एडवर्ब्स पढ़ेंगे, एडवर्ब्स चैप्टर पूरी तरह पढ़ते हैं, तब कहीं जाके ये रूल आता है। मैं आपको इसी में ये रूल एक्सप्लेन करूंगी। सो आपका जो, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली टाइम कम है, द एग्जाम इज जस्ट यू नो राउंड द कॉर्नर, सो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा to prepare yourself। Now in this question, never dash met any girl so beautiful, have I have, had and did I। now पहली बात ग्रामर के हिसाब से पहले ऑप्शंस आउट करो। met थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे did के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल बाहर आ गया। अब have, had, have इनके साथ थर्ड फॉर्म आ सकती है। ऑलवेज रिमेंबर नेवर इज एडवर्ब। देखिए नेवर जो एडवर्ब है उसकी प्लेसमेंट या तो सेंटेंस के शुरू में होगी या बाद में होगी, मिडिल में होगी। लाइक आई नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाती। आई नेवर डू दिस वर्क, आई डू नेवर दिस वर्क नहीं बोलते। तो या तो नेवर की प्लेसमेंट कहाँ होगी, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट और फिर नेवर और फिर आपका मेन वर्ब आ गया। या तो इस तरीके से प्लेसमेंट होगी नेवर की, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है जो एग्जामिनर ने हमें यहाँ दिया है, नेवर को स्टार्टिंग में लगाया है। सो ऑलवेज रिमेंबर जब ये एडवर्ब्स होते हैं हमारे नेवर, आई राइट द लिस्ट हियर, बेयरली हो सकता है, हार्डली, रेयरली,
सेल्डम, और अगर नो सूनर स्टार्टिंग में ही आता है, अगर ये एडवर्ब स्टार्टिंग में हो, नेवर, बेयरली, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन फॉर्मेट पे बनता है। क्वेश्चन फॉर्मेट में क्या होता है, हम हेल्पिंग वर्ब पहले लेते हैं और उसके बाद हम लेते हैं सब्जेक्ट और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। जैसे डिड यू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन पूछा मैंने, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया और मेन वर्ब तीसरी जगह पर आया। सिमिलरली याद रखिए, अगर नेवर, बेयरली, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, अगर ये एडवर्ब स्टार्टिंग में आते हैं तो आपका सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म पे बनेगा, इनकी पोजीशन गलत नहीं है। तो क्वेश्चन फॉर्म के हिसाब से आई हैड गलत हो गया, आई हैव गलत हो गया, करेक्ट आंसर क्या है, हैव आई, क्योंकि इसमें पहले आया है हेल्पिंग वर्ब, फिर आया है सब्जेक्ट और फिर आया है मेन वर्ब, जो कि हैव के हिसाब से थर्ड फॉर्म में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the student was punished for his, okay, I'll just zoom it first. I hope the screen is visible and clear to all of you. Okay, पहले मीनिंग देख लेते हैं। इम्प्यूडेंस का मतलब होता है शेमलेस, ओके, जब बिल्कुल किसी को शर्म नहीं होती, शेमलेस। मॉडेस्टी होता है हम्बल होना, डोसाइल होना, बेसिकली सिंपल। सिंपल शब्दों में इसका मतलब होता है सिंपल पर्सन, डाउन टू अर्थ, जो पर्सन बिल्कुल डाउन टू अर्थ होता है। प्रूडेंस, प्रूडेंट का मतलब होता है टू बी वाइज, सो प्रूडेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इसका मतलब हो गया जैसे विजडम बेसिकली। और क्लेमेंसी का मतलब होता है काइंडनेस, क्लेमेंसी का मतलब होता है काइंडनेस, जब आप दयालुपन दिखाते हो किसके प्रति। सो इम्प्यूडेंस इज शेमलेस, मॉडेस्टी बीइंग वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, डाउन टू अर्थ, सिंपल, एंड क्लेमेंसी काइंडनेस। प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब वाइज, प्रूडेंट एक एडजेक्टिव होता है, प्रूडेंस क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब विजडम, समझदारी, वाइज होना। अब आपने 4 नए शब्द सीखे हैं आज, अब आप इसका आंसर देखिए। द स्टूडेंट वाज पनिश करा गया है, तो काइंडनेस के लिए तो पनिश करेंगे नहीं, विजडम तो अच्छी बात है, उसके लिए भी पनिश नहीं करेंगे, हम्बल हो है अगर कोई तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, इम्प्यूडेंस, शेमलेस बिहेवियर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर है अल्फा, इम्प्यूडेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, my father was too dash to push the heavy door। देखिए एडवर्ब का एक रूल है, TOO एक एडवर्ब है जिसके साथ हम कनेक्टर TO को यूज करते हैं। टू के साथ हम मोस्टली पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करते, हम नेगेटिव का यूज करते हैं। अब ये चारों एडजेक्टिव जो हैं यहाँ पर हमें नेगेटिव ही दिए गए हैं, पॉजिटिव होता है कुछ केसेस में होता है, जैसे आई एम टू हैप्पी टू मीट यू, ये सही है, हैप्पी पॉजिटिव है। आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, ये करेक्ट है। बट अगर आप हर जगह पॉजिटिव लगाओगे, हर जगह मीनिंग करेक्ट नहीं निकलता। शी इज टू काइंड टू हेल्प अदर्स, इसका मतलब हो गया वो इतनी दयालु है कि वो किसी को हेल्प करेगी नहीं, तो मीनिंग गलत बन जाता है। यहाँ पर TO2 के बाद एग्जामिनर ने हमसे नेगेटिव एडजेक्टिव मांगा है, नेगेटिव आ सकता है, दैट इज करेक्ट। फेंट, फेंट मतलब अनकॉन्शियस, बेहोश होना। अब फीबल और फ्रेजाइल दोनों ही सिनोनिम्स हो गए। फ्रेजाइल होता है डेलिकेट, कोई कांच की चीज है तो चांसेस है कि जल्दी से टूट सकती है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, द थिंग इज डेलिकेट। फॉल्टरिंग, फॉल्टर होता है जैसे स्टम्बल करना, लड़खड़ाना, फॉल्टर इज बेसिकली लड़खड़ाना, डिसबैलेंस होना। अब चाहे वो आप वॉक चलने में हो फिजिकली या अपनी लाइफ में के लिए भी बोल सकते हैं, डोंट फॉल्टर इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में बैलेंस मत खो, और सेंटेंस पे डिपेंड करता है। बेस मीनिंग है डिसबैलेंस होना। और फीबल मतलब होता है वीक, कमजोर। तो एक्चुअली फीबल और फ्रेजाइल देखा जाए तो आपस में सिनोनिम्स है, बट सेंटेंस के हिसाब से अगर हम किसी की हेल्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी फीबल, बिकॉज फीबल वुड मीन वीक।
तो फादर वॉज टू वीक बेसिकली टू पुश द हेवी डोर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फीबल होगा। नेक्स्ट वन, द फ्लड damaged the books so much that it was impossible to dash them. Alright, देखिए RE एक रूट वर्ड है। RE रूट वर्ड का मतलब होता है दोबारा, जैसे रीडू दोबारा करो, ठीक है, रिवर्स वापस करो, तो RE का मतलब होता है अगेन। अब ये जो रूट वर्ड है देखते हैं मीनिंग। रिट्रीव, रिट्रीव मतलब कोई चीज अगर खो गई, कोई डेटा है आपका कंप्यूटर से वो डिसलोकेट हो गया, या वो कहते हैं ना डेटा उड़ गया हमारा, गायब हो गया, वायरस आ गया था, तो रिट्रीव का मतलब होता है उसको किसी भी तरह से वापस लाना। रिट्रेस, ट्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रेस करना किसी को, फुटस्टेप्स पे चलना, निशानी है, दोज आर ट्रेसेस। तो रिट्रेस होता है फिर से उन्हीं फुटस्टेप्स पे चलना या निशानियां ढूंढना। रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट का होता है अगेन जैसे ट्रैक्ट होता है रिट्रैक्ट करना, किसी चीज को वापस पाना। और रिट्रीट, रिट्रीट होता है लौट जाना, जैसे द आर्मी, अगर मैंने कहा द एनिमीज रिट्रीटेड, मतलब जो एनिमीज थे वो आधे रास्ते लौट गए, वापस चले गए, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रीट। तो यहाँ पे द फ्लड डैमेज द बुक्स, फ्लड ने डैमेज कर दिया था बुक्स को, तो बहुत इम्पॉसिबल, मुश्किल हो गया था एक्चुअली, सॉरी बहुत मुश्किल हो गया था कि हम, या इम्पॉसिबल था कि वो डेटा या बुक्स जो हमारी खराब हो गई थी फ्लड में उनको वापस ला पाते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका रिट्रीव। अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन देखिए ये फ्रेजल वर्ब है। All right, I hope it's visible. Okay, now the next question is again a phrasal verb. His bungalow went through a makeup, make out, makeover, make for. Correct answer यहाँ पर है make over. Make over का मतलब होता है जब हम किसी चीज का, आप कह सकते हो नक्शा ही पूरा बदल देते हैं। तो ओल्ड हाउस होगा, बंगलो पुराना होगा, उसको पूरा रेनोवेट करा होगा, तो यह मेक ओवर का मतलब होता है रेनोवेशन करना। मेक ओवर किसी पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है। इफ somebody looks very weak, जैसे अभी हमने फीबल वर्ड करा था, somebody looks very feeble, dull, या not so beautiful, not so good looking, not so handsome, अचानक से आप उसको कुछ महीने बाद मिलते हो और आप देखते हो कि the person looks amazing, the person looks beautiful, smart, pretty, whatever, so उस पर्सन ने क्या करा है, द पर्सन हैज गॉन थ्रू अ कंप्लीट चेंज। तो उस चेंज को बोला जाता है, पूरा जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एक चीज का फ्रॉम बैड टू गुड, दैट इज कॉल्ड मेक ओवर। मेक फॉर मतलब हम किसी के लिए कोई चीज बनाते हैं, दिस थिंग इज मेड फॉर यू। सिमिलरली मेकअप पता ही है आप लोगों को, मेकअप होता है जैसे हम फेस पे मेकअप लगाते हैं, एनीथिंग व्हिच इज आर्टिफिशियल, सो इट्स ऑल मेड अप। स्टोरी हो सकती है मेड अप, अगर कोई कहानी हमने मन से बनाई हो। All right. All right. Now again, vocabulary based question है आपका ये। इसके पहले मीनिंग्स देख लेते हैं। Attune का मतलब होता है बेसिकली टू ब्रिंग हार्मनी। Attunes का मतलब होता है हार्मनी लाना बेसिकली। द ऑस्पिशियस बिगनिंग, ओके। ऑगर्स का मतलब होता है अ गुड आउटकम। बैड के लिए भी यूज कर सकते हैं, जनरली गुड के लिए यूज करते हैं, मैं दोनों लिख देती हूँ, अ गुड और बैड आउटकम। देखिए आई रिपीट, एट्यून का मतलब होता है टू ब्रिंग हार्मनी, ऑगर्स का मतलब होता है अ गुड और बैड आउटकम। आर्ग्यू, आर्ग्यू मतलब बहस करना किसी से, जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं, ये वर्ब है। और आंसर आप लोगों को पता ही है, आंसर का मतलब होता है जवाब। तो ऑस्पिशियस बिगनिंग, ऑस्पिशियस मतलब होता है गुड, जैसे अ होली बिगनिंग, ऑस्पिशियस मतलब हो गया शुभ। हम बोलते हैं कि ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन मतलब शुभ होली ओकेजन। सो द ऑस्पिशियस बिगनिंग, करेक्ट आंसर क्या होगा, would give a good outcome for a successful completion of our
प्रोजेक्ट। तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑगर्स। ब्रावो, आपका करेक्ट आंसर है। तो फिर आई थिंक आपने आज 2 नए वर्ड सीखे हैं, अट्यून और ऑगर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। I spoke to the chairman dash he was sitting alone. See, now again very interesting questions. Where, when, whereas, whenever. Where मतलब जहां, place के लिए यूज होगा। तो when मतलब जब या कब दोनों होते हैं, टाइम के लिए रेफरेंस होता है बेसिकली, जब या कब, बट मेन आपको ध्यान रखना है टाइम के लिए रेफर होगा। whereas यूज होता है जनरली, जैसे हम hence यूज करते हैं, thereafter, ऐसे वर्ड्स जो हम कंक्लूजन में यूज करते हैं वहां पर हम यूज करते हैं whereas, जब हम एक किसी चीज का नतीजा या कंक्लूजन बता रहे हो। और whenever मतलब जब भी, whenever you have time, स्पेसिफाई नहीं करा, indefinite करके छोड़ दिया, so whenever you have time. I spoke to the chairman whenever he was sitting does not make sense, whereas का अगेन कोई सेंस नहीं बनता। अब आप ऑप्शंस देखिए, I spoke to the chairman when he was sitting alone, जब वो अकेले बैठे हुए थे। where he was sitting alone नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है बेसिकली सिचुएशन को। तो सिचुएशन के लिए हम when यूज करते हैं, प्लेस पे फोकस नहीं है। प्लेस पे फोकस का सेंटेंस हो सकता था जैसे दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। तो प्लेस पे फोकस है, जहां आप पैदा हुए, टाइम की बात नहीं हो रही है, जहां प्लेस पे रेफरेंस है वहां पे वेयर लगेगा, और इस सेंटेंस में व्हेन करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वेंट डायरेक्टली टू माई बॉस टू डैश हिज अप्रूवल। इस तरह का क्वेश्चन आई थिंक हमने इनिशियली करा था, आई थिंक स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था इस तरह का। तो आई विल जस्ट टेल यू द आंसर क्विकली। इसका करेक्ट आंसर होगा सीक। अप्रूवल, सीक का मतलब होता है टू लुक फॉर समथिंग, टू सर्च, या सीक परमिशन होता है, कोई परमिशन मांगना। सीक अप्रूवल वही हो गया, अप्रूवल मतलब वही हो गया, परमिशन की वेट का, आप कंसेंट की वेट कर रहे हो। सीक के बाद फॉन्ट नहीं आता, ये पॉइंट आई थिंक मैंने प्रीवियसली आपको एक क्वेश्चन में अभी बताया भी था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। इट वॉज एन अनहैप्पी लाइफ डैश आई लिव्ड फुल ऑफ मेनी एंजाइटीज। ये प्रोनाउन बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर विच होगा या दैट होगा। देखिए, विच और दैट क्योंकि दोनों यूज होते हैं नॉन लिविंग के लिए, सो सच क्वेश्चंस में कंफ्यूज यू अ बिट। नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंस। लाइफ से रिलेटेड है, वेयर और एज का तो कोई सेंस नहीं बनता, तो मैं पहले ही इनको क्रॉस आउट कर देती हूँ। अब बचते हैं दैट और विच। जब भी हम किसी भी एक पर्टिकुलर नाउन को अगेन डेफिनेट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उस अपने नाउन के लिए दैट लगा सकते हैं, और अगर हम जनरली बात कर रहे हैं तो हम विच लगा सकते हैं। इट वॉज एन अनहैप्पी लाइफ, इसी सेंटेंस से हमें आइडिया हो रहा है, इट से पता चल रहा है कि एक स्पेसिफिक लाइफ की बात हो रही है। जहां पर भी अगेन नाउन स्पेसिफिक हो गया, ऐसे क्वेश्चंस में हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ दैट और विच क्या है, दोनों रिलेटिव प्रोनाउंस, दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पर दोनों हमारे एक्चुअली कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होंगे, दैट या विच में से। तो बिकॉज डेफिनेट कर दिया गया है इट वॉज एन अनहैप्पी लाइफ, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट। विच आई लिव्ड नहीं होगा, दैट होगा, बिकॉज अनहैप्पी लाइफ यहाँ पर डेफिनेट कर दिया गया है, इट दिया गया है। सो करेक्ट आंसर यहाँ दैट होगा, विच नहीं होगा। क्लियर? सो जब भी डेफिनेट होगा, अगर सपोज मैंने आपको सेंटेंस कहा दिस इज द पेन डैश आई यूज एवरी डे, तो मैंने पेन को यहाँ डेफिनेट कर दिया है द पेन, सो यहाँ पे विच आई यूज एवरी डे नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा दैट। दिस इज द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, ही इज द सेम बॉय या ही इज द ओनली बॉय, दैट गिव्स द आंसर। तो कहीं पर भी आप लिविंग या नॉन लिविंग को अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक या डेफिनेट तरीके से समझा रहे हो, या द ओनली, द सेम, द ओनली या द सेम वर्ड्स का यूज कर रहे हो उनसे पहले, तब उस केस में हमारा जो आंसर है रिलेटिव प्रोनाउन का वो दैट होता है, विच नहीं होता। ओके, नेक्स्ट। द स्ट्राइक इन पोर्ट्स हैज डैश इन अ हेवी लॉस।
ओके, पुश्ड, पहला ऑप्शन पुश्ड, पुश्ड मतलब धक्का देना, रिजल्ट मतलब नतीजा, गॉन मतलब चले जाना, और डेवलप मतलब जब कोई चीज डेवलप हो रही है, धीरे धीरे प्रोग्रेस में उभर के आ रही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रिजल्टेड, हैज रिजल्टेड। मतलब स्ट्राइक का जो रिजल्ट था वो क्या था, हेवी लॉस। तो स्ट्राइक का नतीजा किस चीज में निकला है, हेवी लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है रिजल्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, since he started legal practice his knowledge of law has begun to dash but not his income। जब से उसने लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, उसकी जो नॉलेज है लॉ की वो क्या हुई है, वो तो बढ़ी है बट उसकी इनकम नहीं बढ़ी है। प्रमोट होता है बेसिकली किसी चीज को बढ़ावा देना, तो यहाँ हम किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। डेवलप का मीनिंग मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था। एक्सटेंड मतलब किसी चीज को प्रोलॉन्ग कर देना, खींच देना। सो आप ऑब्वियसली नॉलेज कभी भी प्रोलॉन्ग नहीं होगी, एक्सटेंड नहीं होगी, प्रमोट नहीं होगी। प्रमोट आप किसी पर्सन को प्रमोट कर सकते हो, मतलब उसको मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। किसी का आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस प्रमोट कर सकते हो, उसको और बढ़ावा दे सकते हो, बट प्रमोट आप नॉलेज को नहीं कर सकते। बेसिकली नॉलेज क्या होती है, ग्रो होती है, समय के साथ बढ़ती है। एक्सपीरियंस जो होता है वो आपका ग्रो होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ग्रो। नेक्स्ट, student parking should be dashed, students should not be charged to buy parking stickers। this is simple question। student parking should be free। अगर स्टूडेंट्स को चार्ज नहीं करना चाहिए, बिकॉज द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टूडेंट्स शुड नॉट बी चार्ज्ड। चार्ज का मतलब पैसे लगना, तो स्टूडेंट्स को पैसे नहीं चार्ज होने चाहिए। तो जब स्टूडेंट्स को पैसे नहीं चार्ज होने चाहिए, बेसिकली बाय करने के लिए पार्किंग, तो फ्री पार्किंग ही तो होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है फी। फाइन मतलब होता है जैसे पेनल्टी हो गया, कॉस्टली महंगी, चीप, चीप मतलब सस्ता। If you have roses growing in your garden, you can make a lovely dash of flowers at home। फ्लावर्स का क्या बनता है, गुलदस्ता। गुलदस्ते के लिए हम कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे, बुके। अब यहाँ पे एक स्पेलिंग एरर की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बिकॉज स्पेलिंग एरर्स भी आ जाते हैं। अग्निवीर जो एग्जाम है उसके सिलेबस में है, तो आप ध्यान रखिए। बुके सिंपल है, बुके की स्पेलिंग ये होती है BOUQUET। इसका आंसर तो सबको ही पता होगा, बस स्पेलिंग हो सकता था जिसमें कंफ्यूजन हो सकता था, तो थोड़ा स्पेलिंग्स पे भी ध्यान दीजिए। हो सकता है स्पेलिंग एरर्स आ जाएं, या इस तरीके से भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he slipped dash his old ways and started drinking again। अब देखिए प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आ गया है। इससे पहले भी हमने एक सीरीज प्रेपोजिशन का करा था, जो हमने प्रीवियस सेशन था हमारा। He slipped dash his old ways and started drinking again। यहाँ करेक्ट आंसर होगा into। into preposition मैंने आपको prepositions के पिछले सेशन में समझाया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो मिस करा है, you can go through it। इससे पहले एक 50 क्वेश्चंस का सेशन हमने अपलोड करा था, which was totally based on prepositions। देखिए into होता है बाहर से अंदर। He came into the class, he jumped into the river। Obviously बाहर से अंदर जंप करोगे या क्लास में बाहर से अंदर आओगे, इसलिए into का यूज होता है। in मतलब ऑलरेडी अंदर। ऑफ, OFF जैसे स्विच ऑफ, स्विच ऑन द लाइट, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। और बाय का भी यहाँ कोई रेलेवेंस नहीं है। बाय हो गया जैसे द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा काम कराया गया, पैसिव वॉइस में बाय हो जाता है। टाइम, टाइम में इसका मतलब हो जाता है तक, तो इसका कोई रेफरेंस यहाँ नहीं है। या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए बाय होता है, बाय कार, बाय बस। तो इन और इनटू। स्लिप, स्लिप कैसे करोगे, बाहर से अंदर ना। अगर आप कहीं पे स्लिप हो गए, किसी गड्ढे में गिर गए, चल रहे हो और गड्ढे में गिर गए, तो बाहर से अंदर ही तो गिरोगे। तो स्लिप के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, इनटू। आप ऑलरेडी अंदर नहीं हो, आप बाहर से अंदर गए हो, मतलब वो पुराने जो भी उसकी बुरी आदतें थी वो उसमें वापस एंटर कर गया। वो ड्रिंकिंग हैबिट से बाहर निकला होगा, वापस वो उसी में चला गया, तो बाहर से अंदर गया है। उस कॉन्सेप्ट, ऑल्दो यहाँ फिजिकली बाहर से अंदर नहीं है, बट वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ होगा इनटू। एंड स्टूडेंट्स प्लीज मार्क इट, these questions, such questions are very very important। next, with danger dash the door, you cannot sit idle।
ओके, with danger dash the door you cannot sit idle. basically danger dash the door. देखिए अगेन preposition का क्वेश्चन है. near मतलब पास. just a minute, I'll set the screen. okay, near का मतलब होता है पास. in बता दिया अंदर. of ऑफ जनरली यूज होता है जब आप किसी चीज का हिस्सा हो. ऑफ का कोई सेंस नहीं बनता. इन द डोर तो हो नहीं सकता, दरवाजे के अंदर तो कोई होगा नहीं. अब आते हैं एट और नियर. विद डेंजर डैश द डोर यू कैन नॉट सिट आइडल. एट यूज होता है एग्जैक्ट पोजीशन के लिए. सेंटेंस का मतलब है, ये कहावत है, अगर खतरा बिल्कुल आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, बोलते हैं ना, खतरा अगर आपके दरवाजे पर है तो आप शांत कैसे बैठ सकते हो. सो बेसिकली उस हिसाब से अगेन फिजिकली यहाँ पे एट या इन हमने नहीं देखना है. ये डेंजर पर्सन नहीं है कि वो दरवाजे पे एग्जैक्टली खड़ा है, दरवाजे के पास है, बट ये कहावत है, कहने का तरीका है कि जब खतरा आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, आपके दरवाजे पर है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन होगा एट. यहाँ पे एट और नियर आई एम श्योर दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, बट ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिए करेक्ट आंसर वुड बी एट. When danger is at the door means exact position, बिल्कुल आपके दरवाजे पे खड़ा है. So it's time to take action. Okay, next. There is a cat dash the house. Again preposition का question आ गया, तो इनको अभी हम फटाफट करते हैं because ये मैं आपको explain कर चुकी हूँ. It's just a revision of important prepositions again. यहाँ पे correct answer होगा in. Obviously cat तो घर के अंदर ही है. So there is a cat in the house. Next, again preposition. He was sorry dash her loss. Okay, he was sorry dash the loss. यहाँ पर about नहीं होगा, about होता है बारे में. Sorry about her loss नहीं होगा. From her loss, from होता है कहीं से. जब हम कोई चीज को स्टार्ट करते हैं तो from का सेंस अगेन यहाँ नहीं बनता है, तो फ्रॉम कट हो गया, अबाउट कट हो गया. ही वॉज सॉरी एट हर लॉस, ही वॉज सॉरी फॉर हर लॉस. आप सॉरी फील करोगे किसी के नुकसान पे या किसी के नुकसान के लिए. सो आई फील सॉरी फॉर यू बोलते हैं ना, मतलब मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है, तो मुझे जो आपका नुकसान हुआ है उसके लिए बुरा लग रहा है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फॉर. ट्रिकी क्वेश्चन था बिकॉज कई बार हम एट भी लगाते हैं, बट सॉरी एट अ लॉस होता है. आई एम एट अ लॉस, आई एम एट अ लॉस, मैं घाटे में चल रहा हूँ, इसलिए एट अ लॉस होता है. बट जब हम सॉरी वर्ड यहाँ लगा दिया है तो हम किसी के लिए बहुत दुख फील कर रहे हैं, तो लिए के हिसाब से यहाँ करेक्ट आंसर हमारा होगा फॉर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the rate of change of its position dash respect to a frame of reference. ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट रिज्यूम कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर होगा विद रिस्पेक्ट टू होता है, मतलब ध्यान में रखते हुए. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू. ध्यान रखिए रिलेशन के बाद इन रिलेशन टू होता है, इन रिलेशन टू, और रिस्पेक्ट टू के साथ लगता है with respect to a frame of reference. So I'll do one more question today. बाकी इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, एंड इसके साथ साथ कल हम स्टार्ट कर देंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है अग्निवीर के एग्जाम के हिसाब से, सीडीएस और एनडीए के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको किसी भी सेक्शन में किसी भी तरीके से आ सकता है, जरूरी नहीं है एज इट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से ही आए. फिलअप्स में, वोकैब में, कहीं भी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे भी आपको दे सकता है, बट आपको एक बेसिक चीजों की इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए. द डॉग रन्स डैश द स्ट्रीट, द डॉग रन्स डैश द स्ट्रीट. प्लीज गेस द आंसर. आई एम गिविंग यू टाइम टू गेस द आंसर. ऑफ, विद, टू, अबाउट. द डॉग रन्स अबाउट द स्ट्रीट होगा. ऑफ द स्ट्रीट डज नॉट मेक सेंस. ऑफ यूज होता है किसी चीज का अगर आप हिस्सा हैं. विद द स्ट्रीट, स्ट्रीट के साथ साथ. अगेन
बिल्कुल गलत है। आप किसी पर्सन के साथ तो दौड़ सकते हो, स्ट्रीट के साथ कैसे दौड़ सकते हो? डॉग रन्स टू द स्ट्रीट, अगेन करेक्ट नहीं है। आई एम गोइंग टू न्यू दिल्ली हो सकता है डेस्टिनेशन के लिए, स्ट्रीट के ऊपर दौड़ रहा है ना वो, तो वहां पर टू नहीं लग सकता। द डॉग इज रनिंग ऑन द स्ट्रीट हो सकता है, अगर स्ट्रीट है और स्ट्रीट के बराबर में फुटपाथ है पेडिस्ट्रियन के लिए, उस पे दौड़ रहा है, सो द डॉग इज रनिंग अलोंग द स्ट्रीट हो सकता है, जैसे जैसे स्ट्रीट है उसके साथ साथ दौड़ रहा है। बट ये ऑफ टू विद नहीं हो सकते, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अबाउट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डॉग रन्स अबाउट द स्ट्रीट। नॉर्मली अबाउट का मतलब होता है बारे में, बट अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जैसे द डॉग रन्स, तो यहाँ पर हम अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब चेंज हो गया है, यहाँ पर अबाउट का मतलब बारे में नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो डॉग है वो स्ट्रीट पर दौड़ रहा है। अगर ऑन का आंसर ऑप्शन में होता तो सब इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑन, तब आपको एग्जामिनर अबाउट का ऑप्शन नहीं देता। अगेन ये थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं, प्लीज रिमेंबर दैट। Alright, so I hope you've understood all whatever I have taught you. I am trying my best कि आपको आराम से हर चीज को कवर अप करके समझाया जाए। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। टुमारो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, प्लस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम स्टार्ट कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।